हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ है आपका, उसमें पेपर फर्स्ट के 30 क्वेश्चन होंगे और पेपर सेकंड के बाल विकास के 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि सीटेट किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ से लिंग भेद से एक प्रश्न आएगा, और लिंग भेद में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें लैंगिक रूढ़िवादिताओं को ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि ये जो कथन है पिता का, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो अटल पाठ्यक्रम एक तरीके से ये निगेटिव है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, बाकी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो देखो, लेव वाइगोत्स्की का आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, उन कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखना। एक तो उन्होंने पारस्परिक शिक्षण के बारे में बताया है, पारस्परिक शिक्षण के बारे में उन्होंने बताया है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, इन्होंने स्काफोल्डिंग या पाड या पाइट के बारे में बताया है। तीसरा ध्यान रखना, इन्होंने बच्चों की निजी या आंतरिक भाषा के बारे में बताया है। और चौथा ध्यान रखना, इन्होंने सांस्कृतिकरण के बारे में बताया है। ठीक है, और पांचवा ध्यान रखना, इन्होंने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में इन्होंने बात की है। तो इन पांचों चीज़ों को आप ध्यान रखना, इन्हीं से घुमा फिरा करके बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है सीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। निष्प्रेरित तो कर ही नहीं सकती, गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो पाठ की यहाँ पे बात आ गई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही है। समाजीकरण के दो कारक हैं, आपके परिवार जो होता है प्राथमिक होता है, और विद्यालय जो होता है वो आपका द्वितीयक कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत जोर देता है, पहला ऑप्शन है, बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो बुद्धिमत्ता की क्या होती हैं, विभिन्न दशाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बहुबुद्धि मतलब बुद्धि जो है कई प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। ये किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है आपका गार्डनर ने। किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। और गार्डनर ने आपकी बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। और इनकी एक पुस्तक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी एक पुस्तक कौन सी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस पुस्तक में इन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है और 7 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। तो कौन कौन सी आपकी बुद्धियां हैं? जो पहली बुद्धि है वो आपकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बुद्धि उन्होंने बताई है वो आपकी है भाषाई बुद्धि। ठीक है, पहली बुद्धि कौन सी बताई है? भाषाई बुद्धि। दूसरी तार्किक या गणितीय बुद्धि भी इसको हम कह सकते हैं। तीसरी कौन सी बताई है? स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। चौथी कौन सी बताई है? संगीतात्मक बुद्धि। पांचवी कौन सी बताई है? शारीरिक
शारीरिक गतिबोधक बुद्धि। छठी कौन सी बताइए, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। सातवीं कौन सी है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। इसके अलावा इन्होंने बाद में दो बुद्धियां और जोड़ी थी, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं। हालांकि आपसे फैक्ट नहीं पूछेगा सीटेट में, ठीक है, बस ये पूछेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, और बहुबुद्धि सिद्धांत में ऐसे पूछ लेगा कि एक खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ी बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी। ठीक है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक बुद्धि होगी। तो इस तरीके से पूछ सकता है प्रश्न, आपका यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा दो बुद्धियाँ कौन सी जोड़ी गई हैं, तो नवीं जोड़ी गई है प्राकृतिक बुद्धि, और 8वीं जोड़ी गई है प्राकृतिक बुद्धि, और नवीं आपकी जोड़ी गई है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है, तो वो है आपका प्रथागत चरण, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, तो कोलबर्ग ने क्या है, आपके नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं, और कौन कौन से चरण हैं वो आपके, पहला है प्री कन्वेंशनल यानी प्रथा पूर्व। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं पूर्व रूढ़िगत स्तर, और फिर एक पता है कन्वेंशनल, जिसको हम कहते हैं प्रथागत, या इसको हम कह सकते हैं रूढ़िगत स्तर। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा बताया है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये एक तरीके से 3 प्रकार के इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। ठीक है, और हर एक अवस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे जो आपकी प्राक रूढ़िगत स्तर यानी पूर्व रूढ़िगत स्तर है, इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। प्राक रूढ़िगत स्तर यानी जो पहली वाली स्टेज है, ये जो पहली वाली स्टेज है, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से है, पहला जो भाग है इसका वो है यहाँ पे दंड व आज्ञा पालन उन्मुक्ता, और दूसरा भाग कौन सा है यहाँ पे, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं हैं आप एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा कन्वेंशनल को भी यानी प्रथागत को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी हैं वो, अच्छा बच्चा या बच्ची बनने की उन्मुक्ता, दूसरा है कानून व्यवस्था उन्मुक्ता। ऐसे ही आपका जो उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल जो आपकी स्टेज है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, और एक लास्ट वन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो ये आपके इन्होंने हर एक स्टेज को 2 भागों में बांटा है। तो पहली जो स्टेज है आपकी वो है प्री कन्वेंशनल यानी प्रथा पूर्व, या इसको हम कह सकते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर भी कह सकते हैं। उसको 2 भागों में बांटा है, दंड व आज्ञा पालन उन्मुक्ता, फिर है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, मतलब दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे के सामने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश किस अवस्था में करते हैं, कन्वेंशनल में करते हैं यानी प्रथागत में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व को किसको महत्व देता है, तो मैंने बताया था सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देता है। लेव वाइगोस्की के बारे में मैंने ऊपर कुछ पॉइंट बताए हैं, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसको वर्णित करते हैं, स्कीमा को। ठीक है, जीन प्याजे ने किसके बारे में बताया, आपके स्कीमा के बारे में बताया है। ठीक है, आगे हम बढ़ें। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है, और इसमें जो विकास का जो मुख्य गुण होता है वो होता है सोच में केंद्रीकरण। क्या होता है, सोच में केंद्रीकरण पाया जाता है। मतलब बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित होकर के सोचता है, वो सभी चीज़ों के पहलुओं, कोई भी चीज़ के समस्या के सभी पहलुओं के बारे में नहीं सोच सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवधि की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो और इसकी जो विशेषताएं होती है, एक होता है जीववाद।
ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? जीववाद। जीववाद का मतलब यह है कि इसमें बच्चा जो भी अपने आसपास की वस्तुएं होती हैं उन सभी को क्या करता है? सजीव मानता है। किसमें? जीववाद में। ठीक है, आगे हम बढ़े। और इसकी क्या विशेषता हो सकती है? अहम केंद्रता। अहम केंद्रता, ठीक है। अहम केंद्रता का मतलब विचार में केंद्रीकरण, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? ये मानना प्रारंभ कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही क्या है? सही है, बाकी सब गलत है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सोच में केंद्रीकरण या अहम केंद्रिकता भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें अपलटावी अपलटावी गुण इसमें विकसित नहीं हो पाते, ठीक है। तो बच्चों में क्या होते हैं? इसमें इसको अपलटावी अवस्था कहते हैं इसको, मतलब इसमें बच्चा उलटना पलटना नहीं सीखता, ठीक है। अपलटावी का मतलब एक चीज़ ये भी है, जैसे मान के चलो कि उसे ये पता है कि अगर 6 को 2 से भाग दिया तो यहाँ पर 3 आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक तरीके से अपलटावी गुण यहाँ पर विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? आपकी विशेषताएं हो गई। आगे हम बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, गलत। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, गलत। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है। विकास के जो है कई सारे आयाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है, पहले सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। क्योंकि पियाजे की भी जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है। संवेदी संवेदी जो है गामक अवस्था, फिर है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर वो आपको 4 स्टेजेस याद हैं क्रम से, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो यहाँ पर अधिगम में प्रक्रिया में बाधा, गलत है ये, क्योंकि बाधा यहाँ पे आ गया तो निगेटिव वाले ऑप्शन तो हमको हटाने ही है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बिल्कुल गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, क्योंकि सभी बच्चे एक समान होते हैं तो हमें कोई भी इस तरीके से योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना चाहिए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती हैं उन विभिन्नताओं को ध्यान रख करके हमें क्या करना चाहिए? अपने अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना यानी लेसन प्लान जो होना चाहिए, सभी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्लास में बच्चे आपके कमज़ोर भी होंगे और आपके अच्छे बच्चे भी होंगे। तो उनको ध्यान में रख करके, सभी बच्चों को ध्यान में रख करके आपको एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, मतलब प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का मतलब यह है कि जो अच्छा कर रहा है उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सभी के लिए समान निर्देश होने चाहिए, यानी अभिभेद के मतलब जो निर्देश सभी के लिए एक जैसे, सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के लिए अलगाव, अलगाव की बात हो गई, गलत हो गया ये। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अवसर प्रदान करना एक तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर क्या है? उपयुक्त माना गया है? तो यहाँ पर मंदिर छात्र गलत, विकलांग छात्र गलत, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बहुत कॉमन सा है, आप इसको भूल जाइए। अगर आप ये इसको हटा भी देते हो तब भी आप देखोगे कि यहाँ पर दिव्यांगजन, आप देखो दिव्यांगजन के लिए आप क्या बंदित छात्र कहोगे? नहीं। विकलांग कहोगे? नहीं। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसे हम इस शब्द का प्रयोग करना उचित रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? आप तो देखो सीटेट भी आपके लिए एक तरीके से नहीं पर एक अंडरलाइन करके दे रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल तो करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए। शिक्षा शास्त्र और अधिगम आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसमें नहीं पूछा है तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन, ठीक है। इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब है कि किसी भी समस्या के कई सारे हल को ढूंढना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विविध
पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो टालने की बात हो ही नहीं रही, हटा दो इसे। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी के लिए स्टैंडर्ड जो है असेसमेंट होना चाहिए, नहीं, गलत। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तीनों ऊपर के तीनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, हालांकि ये तो डर पैदा कर रहा है तो ये तो हटा ही दो। ऊपर के तीन एक जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो समस्या समाधान की क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर समस्या समाधान की क्षमता है, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, अब समरूप क्या होते हैं? समरूप का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो जो एक व्यक्ति जो होता है ना, एक बच्चा होता है, उसके जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं। तो उसने जब उसके सामने समस्या आती हैं तो उसने क्या किया, एक पहली बार समस्या उसके सामने आई तो उसने उस समस्या का समाधान कर लिया। ठीक है, दूसरी बार समस्या आई तो दूसरी बार समस्या वैसी उसी प्रकार की समस्या आती है तो वो क्या करता है, पहले के समरूपों का, यानी पहले उसने किस प्रकार के की चीज़ों को किया था, किस प्रकार से उसने पहले वाली समस्या का समाधान किया था, उसी चीज़ का प्रयोग करके वो दूसरी समस्या का समाधान करेगा। फिर मान लो फिर आगे उसी तरह की समस्या आ गई तो फिर से क्या करता है, वो पहले के जो है चीज़ें उसने की थी तो उन्हीं साधनों का प्रयोग करके वो अपनी समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ पे समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी समरूप मतलब जो पहले उसने समस्या सॉल्व की थी उसी टेक्निक को, उसी ट्रिक को वो यहाँ पर अप्लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो दंड देकर हटा ही दो। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर ये हो सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, गलत, हटा दो। यंत्रवत याद करने जोर देकर, हटा दो। देखो रट्टा मारने वाले या आपके बहुत आसान एक तरीके से ये भी नहीं है, और दंड वाला तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ठीक है, यानी उन गोल्स पे फोकस करना जो उनको मतलब उस चीज़ में मास्टरी प्रदान कर सकें। ठीक है, शर्मिंदगी का संज्ञान, जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, शर्मिंदगी जो होती है जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसका, कॉग्निशन पर, यानी संज्ञान पर। ठीक है, तो शर्मिंदगी आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं शर्मिंदगी के कारण कोई मतलब क्वेश्चन पुटअप नहीं करते तो इसका एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। और देखना चाहते हो तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नहीं, शर्मिंदगी प्रभावशाली कब से हो गई? के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं में बार बार पैदा करना चाहिए, यानी शर्मिंदगी को बार बार लाना चाहिए, बैठा दो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, हटा दो। यंत्रवत याद करना तो हो ही नहीं सकता। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये हो सकता है। ठीक है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, हटा दो इसको। अनुग्रह नकल करना, ये भी हटा दो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड देना तो है ही नहीं है बच्चे को। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले बच्चों को दूसरों से अलग कर सकती है। हमें बच्चों को दूसरों से छांटना बांटना नहीं है, गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सबसे बेस्ट है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये तो आपके गलत हो जाएगा। अगर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो आपकी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर कठिनाई, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो इसमें क्या होती है, आपको कठिनाई होगी। सूचना जो है एकदम से किसी बच्चे के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए पूरी। अगर आप थोड़ा सा भाग अभी बता रहे हो, कुछ भाग बाद में बता रहे हो, तो ये क्या होगा, बच्चों को सीखने में क्या करेगी, कठिनाई पैदा करेगी। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, ये तो बिल्कुल सही है।
अब बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो ये भाई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो कठिनाई नहीं होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी नहीं हो सकता। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यही आपका क्या है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ठीक है, जब अधिगम का मतलब क्या है, सर्वोत्तम अवस्था ये आती है कि आपकी उत्तेजना जो क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है और कोई भय नहीं रहता। ठीक है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क निर्भर रहते हैं, गलत। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो है बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान की संरचना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है अधिगम के लिए? तो अधिगम जो है ये योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, बिल्कुल गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है। असफलता अनियंत्रित है, गलत है। तो योग्यता सुधार है, मतलब अधिगम के लिए यह है कि उसकी योग्यता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कौन सी है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो हटाई दो, बारंबार परीक्षाएं हटा दो, अन्वेषण और संवाद, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अन्वेषण और संवाद यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग, ये क्या होती है, बच्चों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह इस तरीके का व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की ने क्या बताया, एक तरीके से आंतरिक भाषा, निजी भाषा के बारे में बताया है। तो निजी भाषा, यहाँ पे देखो निजी भाषा के बारे में बात की जा रही है, साइना स्वयं से बात कर रही है, मतलब ये अपनी निजी भाषा में बात कर रही है। और बच्चे निजी भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो खुद को एक तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए, खुद को दिशा प्रदान करने के लिए यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए करते हैं। तो स्वनियमन इसका आंसर राइट हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों को नामांकित करना, केवल नामांकित करना तो होना नहीं चाहिए। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करना, तो बच्चों ग्रुपों में बांटना ही नहीं है, हटा दो उसको, ये तो हो नहीं सकता। विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो सकता है, क्योंकि मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि विद्यार्थी की क्या ज़रूरत है, हमें उसे क्या पढ़ाना है और कैसे उसको अच्छे तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करना, हटा दो इसको। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना ही आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो मैंने बताया था आपको, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, मैंने इसमें कहा था कि कभी भी आपका जो भी ऑप्शन में अगर आपका आनुवंशिकता है या केवल पर्यावरण है, या जैसे ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे तो वो आपका करेक्ट होगा, मतलब दोनों ही होंगे, आनुवंशिकता और वातावरण, यहाँ पे दोनों ही हैं। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका क्या होता है, करेक्ट होता है, यानी दोनों जिसमें होंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय होता है, मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या अनियमित या असंबद्ध होता है। तो ध्यान रखना, बाल अवस्था की अवधि में विकास जो है बहुस्तरीय और क्या होता है, मिश्रित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और वाइगोत्स्की से कई बार, कम से कम 2-3 प्रश्न तो आराम से पूछ ही लेता है। ठीक है, तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है ये समझते हैं। तो देखो, वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि एक होता है वास्तविक विकास का क्षेत्र और एक होता है संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब वास्तविक विकास का क्षेत्र क्या है? वास्तविक विकास का क्षेत्र जो होता है ऐसा कार्य जो बच्चे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें, एक बच्चा है वो साइकिल चला लेता है,
साइकिल स्वतंत्र रूप से चला लेता है, बिल्कुल फ्री होकर के चला लेता है। तो ये कहने का मतलब वो अपने एक वास्तविक विकास के स्तर पर है, वो बिना दूसरों की सहायता किए उस साइकिल को चला ले रहा है। अब मान के चलिए उसको मोटरसाइकिल चलानी है, ठीक है, मोटरसाइकिल उसको चलानी है। तो जब मोटरसाइकिल चलाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरों की मदद लेगा, यानी अपने से बड़ों की मदद लेगा। अपने से बड़ों की मदद लेकर के वो क्या करेगा, संभावित विकास का स्तर यानी मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएगा। अब वो हुआ क्या, अब जो भी वास्तविक विकास के स्तर से, यानी उस समय वो केवल साइकिल चला पाता था, यही इसकी वास्तविकता है, लेकिन चलाना क्या सीखना है, उसे मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। तो क्या करेगा, वो बड़ों की सहायता लेगा, बड़ों की सहायता लेगा, यानी अब देखो वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर तक पहुंचने में का जो बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो समय है, उसी को उन्होंने कहा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। उसी को क्या कहा है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाता, वो सीख गया, क्योंकि वो क्या था, वो संभावित विकास के निकट था, केवल सिर्फ और सिर्फ जो है उसने बड़ों की सहायता ली। और जो बड़े जो सहायता करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्काफोल्डिंग या पाड़ या पाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो अब देख सकते हो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए गए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो देखो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, यानी 11 से जो एबव वाले बच्चे होते हैं वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी विशेषता होती है उसमें बच्चा जो है एक तरीके से निगमनात्मक तर्क करने लगता है। ठीक है, और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। मतलब वो एक तरीके से चिंतन करने लगता है, आप सारे चिंतन के गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, और एक तरीके से निगमनात्मक तर्कना के गुण भी उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। और आपसे पूछा जाए कि आगमनात्मक तर्कना किसकी विशेषता है, आगमनात्मक तर्कना जो होती है वो आपकी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो कोलवर्ग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। लॉरेंस कोलवर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये है आपका सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्योंकि देखो समाज के बारे में बात की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, और ये आपका लास्ट वाला स्तर है। ठीक है, उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में होती है गलत, जो अंतर व्यक्तिक बुद्धि जो होती है वो आपकी विक्रेता में होती है गलत, भाषिक बुद्धि मूर्तिकार में होती है गलत, और शारीरिक बुद्धि खिलाड़ी में होती है बिल्कुल आपकी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार, देखो वाइगोस्की फिर से आ गए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, गलत है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, गलत है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के तो आपके प्याजे हैं। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, तो स्कीमा की बात वाइगोस्की करते नहीं है, तो केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों के प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। सहायक नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता, रुकावट वाला हो नहीं सकता, कम सफल वाला हो नहीं सकता, तो इस तरीके से ऑप्शन को आपको रिमूव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास स्तर की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पे जो प्रभावशाली पद्धति होगी, लिंग के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, गलत। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, गलत, भूमिकाओं को प्रबल नहीं करना है। एक ही लिंग के योग्यता से बनाना, गलत।
क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। तो जब आप कोई भी क्रियाकलाप कराओगे तो आप दोनों को, लड़की लड़का को समान समझ के कराओगे, ठीक है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, बहुभाषीयता को एक गुण और साधन समझना चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक, तो केवल पाठ्यपुस्तक हटा दो। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत तो करना ही नहीं है, बच्चों को हटा दो। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड का प्रयोग ही नहीं करना, हटा दो। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण मतलब लेव वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं होगी, तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। बाकी बड़े आकार वाली होगी, त्रिविमी यानी 3D जो चार्ट होते हैं वो होंगे, बोलती पुस्तकें भी होंगी, यही नहीं होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, हटा दो। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर, हटा दो। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक संस्थानों का प्रदान करना, हटा दो। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो समावेश शिक्षा जो होती है, जो बच्चे, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का, समान शिक्षा पाने का अधिकार पर जोर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की बात की जा रही है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनको चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के क्रियाकलाप दे करके उनको संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रटना तो हटा ही दो, यहाँ पे प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश देकर हटा दो। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हटा दो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर गलत, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर गलत, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से बिल्कुल आपका यहाँ पर पठन वैफल्य की बात की जा रही है, डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, तो उनके पढ़ने और लिखने के कौशल से ही इसको पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है, ठीक है। नहीं है कि यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये तो प्रभावशाली है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब सही होगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये तो होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना, हटा दो इसको। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक की मानक विधि को बनाना, ये आपका गलत है। तो विविधता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, तो समझना चाहिए, ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय किसके, तो बजाय आपके सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी के। मतलब प्रतिस्पर्धात्मक माहौल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धी के। तो प्रतिस्पर्धा हमें नहीं करानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो यहाँ पर पाठ उपलब्ध कराना, बिल्कुल देखो पाठ की यहाँ बात हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पाठ का कंसेप्ट किसने दिया है,
पाढ़ का कंसेप्ट दिया है वाइगोस्की ने। पाढ़ होता क्या है? पाढ़ एक तरीके से एक बच्चों को दी गई सहायता होती है बड़ों के द्वारा। तो पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है, गलत। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में स्वयं एक तरीके से अपना सिद्धांत बना लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सफल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब बच्चा असफल होता है तो मतलब यह है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, मतलब विद्यालय ही फेल है, सिस्टम फेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, गलत। ध्यान भंग, गलत। प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, नहीं, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है, तो वो प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा जो है विद्यार्थी केंद्रित होती है, ठीक है, और रटने पर जोर नहीं देती। आगे बढ़ते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है, गलत है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। विकास का एक सरल और एक दृश्य प्रक्रिया, गलत है। विकास जो है आपकी एक आनुवांशिक घटक पर विकास का हालांकि प्रभाव होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल आनुवांशिक घटक के कारण हो, ठीक है। और विकास एक जटिल प्रक्रिया है, ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह जो है आपका तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल का उभारना, ये आपका गलत है, क्योंकि जो आपकी मध्य बाल अवस्था होती है उसमें आपके वो मूर्त की अवस्था में आपकी आ जाती है, ठीक है। तो उसमें तर्क संगत विचारों आपके अंतर्गत आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह आपके पियाजे के सिद्धांत से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, गलत। विद्यालय की बहुत कम भूमिका है, गलत। प्राथमिक कारक, गलत। विद्यालय जो आपका द्वितीय कारक होता है। ये तो प्रश्न आपका कई बार आपका रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो इसमें से किसने जो है प्रस्तावित किया है? तो वो आपका है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा क्या होता है? अलग होता है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने कितने कर लिए? यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन कर लिए। 30 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो आपके पेपर फर्स्ट किए हैं, और 30 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर सेकंड से किए हैं, जो आपका जनवरी 2021 में जो आपका पेपर आया था, किसका? बाल विकास का जो पेपर आया था। तो 30 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के, 30 क्वेश्चन पेपर सेकंड के हमने कर लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है, इन 60 क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इन क्वेश्चन से सबसे पहली बात तो कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे सीटेट पूछता है, और इसके अलावा कि आपको कैसी अप्रोच लगानी है, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन को ढूंढने में क्या अप्रोच लगानी है, कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं, किसको आपको एकदम से हटा देना है, कैसे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो उस स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।